प्रयास है वो चल रहा है कि नहीं, लक्ष्य की दिशा में हम काम कर रहे हैं कि नहीं, ये देखा जाता है। ठीक है, तो मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन क्या है? काम को शुरू करना। ठीक है, मेन समस्या आती है काम को शुरू करने में ही। बहुत किंतु परंतु आगे पीछे सोचते हैं, काम को शुरू नहीं करते हैं। जब तक हम काम को शुरू नहीं करते हैं तब तक हम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो मेन होता है काम को शुरू करना। और मोटिवेशन जो होता है, प्रेरणा जो होती है, वो काम को प्रभावी तरीके से शुरू करने में सहयोग करती है। ठीक है, काम तो शुरू हो गया, काम को शुरू करने के पश्चात बहुत सारी बाधाएं आती हैं। बाधाएं कई तरह की होती हैं, व्यक्तिगत बाधाएं होती हैं, परिवेशीय बाधाएं होती हैं। ठीक है, तो इन सारी बाधाओं के होते हुए भी काम को जारी रखना, काम को लगातार जारी रखना। किस दिशा में जारी रखना? उद्देश्य की दिशा में। आपका उद्देश्य क्या है, उस दिशा में काम को लगातार लगातार जारी रखना, ये मोटिवेशन का काम है। मोटिवेशन आपके उद्देश्यों की दिशा में आपके प्रयासों को लगातार अनवरत जारी रखता है। और दूसरा जो काम करता है वो निर्देशित करता है। ठीक है, सही दिशा में आपके काम को आगे बढ़ाता है। ठीक है, मोटिवेशन क्या करता है? काम को शुरू करता है, काम को जारी रखता है और काम को सही दिशा में चलाता रहता है। उस यानी दिशा आप न भटके, इसलिए वो आपको हमेशा तैयार रखता है। तो ये हो गया मोटिवेशन। ठीक है, अब हम मोटिवेशन का संगठन क्या होता है ये जान लें। मोटिवेशन में कौन कौन चीजें शामिल होती हैं ये हम जान ले। तो मोटिवेशन में तीन चीज बेसिकली होती है। कुछ मनोवैज्ञानिक चार मानते हैं, लेकिन बेसिक जो तीन चीज है वो है आपकी आवश्यकताएं। नीड्स। और दूसरा है, इसको कहा जाता है प्रणोद या चालक। इसको कहा जाता है ड्राइव्स। और तीसरा जो तत्व है वो है प्रोत्साहन, इंसेंटिव। ये तीन चीजें होती है, आवश्यकता, प्रणोद या चालक और प्रोत्साहन। ठीक है, तो आवश्यकता जैसे भूख, भोजन की आवश्यकता हुई, पानी की आवश्यकता हुई, ये सब हमारी भौतिक यानी शारीरिक आवश्यकताएं, फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो आवश्यकताएं जो होती है वो उनसे ये मोटिवेशन की जो मोटिवेशन का जो संगठन है वो मेन है आवश्यकता, प्रणोद और प्रोत्साहन। आवश्यकताएं होती हैं जैसे भोजन की आवश्यकता हुई, पानी की आवश्यकता हुई। तो जब हमारे अंदर भोजन की आवश्यकता होती है या पानी की आवश्यकता होती है तो उससे चालक होता है, ड्राइव उत्पन्न होते हैं। भोजन की आवश्यकता हुई तो भूख नामक चालक उत्पन्न हुआ, हंगर जिसको कहते हैं। प्यास, पानी की आवश्यकता हुई तो थ्रस्ट, प्यास लगती है हम लोगों को। तो आवश्यकता से होता है प्रणोद। प्रणोद मतलब चालक, जो हमको चलने के लिए बाध्य करता है। ठीक है, हमको क्या करता है? चलने के लिए बाध्य करता है, उसको प्रणोद या चालक या ड्राइव्स कहते हैं। जैसे भोजन, भोजन की आवश्यकता से क्या होता है? भूख नामक चालक उत्पन्न होता है। अब भूख नामक चालक हमको प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है कि हम खोजे भोजन कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो भोजन जहां मिलता है वो भोजन हमको इंसेंटिव का काम करता है, वो हमको प्रोत्साहित करता है। ठीक है, तो नीड, ड्राइव्स और इंसेंटिव, ये तीन चीजें हैं जो मोटिवेशन को संगठित करती है। ठीक है, आवश्यकताएं, प्रणोद और प्रोत्साहन, इन तीनों चीजों से हमारा जो मोटिवेशन है वो संगठित होता है। तो आवश्यकता होगी,
आवश्यकता से चालक होगा, चालक के लिए हम जो प्रयास करेंगे, प्रयास की अगर सकारात्मक सिद्धि हुई, यानी हमको भोजन मिला, तो भोजन से हमको क्या मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, यानी संतुष्टि होगी। ठीक है, तो वहां क्या होगा, प्रोत्साहन मिलेगा। अगर वही भोजन से हमको संतुष्टि नहीं मिलती है तो वहां ये निगेटिव इंसेंटिव हो जाएगा। ठीक है, तो मोटिवेशन का जो संगठन है वो आवश्यकताएं, प्रणोद या चालक, और तीसरा जो है प्रोत्साहन, नीड्स, ड्राइव्स एंड इंसेंटिव, तीन चीजों से होता है। और तीन चीजों के संगठन को ही हिलगार्ड ने जो कहा है, नीड्स, ड्राइव एंड इंसेंटिव, तीन एक ट्रिक बनाया, ट्राइब बनाया। ठीक है, जिसे नीड, ड्राइव एंड इंसेंटिव ट्राइब कहा जाता है। अब आगे हम ये जानते हैं इसका नीड का। अच्छा, तो नीड या आवश्यकता के विषय में आप 2 लाइन लिख लीजिए। आवश्यकता वास्तव में दैहिक असंतुलन अथवा कमी की ओर संकेत करती है। ठीक है, आवश्यकता क्या है, हमारे अंदर जो फिजिकल डिसबैलेंस को प्रदर्शित करता है या किसी कमी की ओर हमारा इशारा करता है कि जैसे शरीर में अगर पोषाहार की कमी हुई, ठीक है, तो क्या होगा, भोजन की आवश्यकता होगी। शरीर में अगर पानी की कमी होगी तो क्या होगा, पानी की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, नीड्स हो गई। ठीक है, तो आवश्यकता क्या है, ये दैहिक असंतुलन है। ठीक है, या कमी है, डिफिशियंसी है, या फिजियोलॉजिकल डिसबैलेंस है। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, अंतर्नोद होता है। अंतर्नोद क्या है, अंतर्नोद चालक है, आवश्यकताओं पे आधारित प्रत्यय है। यानी यह क्या है, आवश्यकताओं पे आधारित है, आवश्यकताओं पर आधारित है। जैसे भोजन क्या है, भोजन की आवश्यकता क्या है, उससे क्या होगा, भूख नामक प्रणोद यानी भूख नामक चालक उत्पन्न होगा। अगर शरीर में भोजन की आवश्यकता होगी तो हमारे अंदर क्या होगा, भूख नामक चालक हमको चलाएगा, प्रेरित करेगा, किसके लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए। ठीक है, प्यास है तो प्यास नामक प्रणोद उत्पन्न होगा। पानी की कमी होगी यानी पानी की आवश्यकता होगी शरीर में, तो कौन सा चालक उत्पन्न होगा, प्यास नामक चालक उत्पन्न होगा, थर्स्ट। ठीक है, और उसके लिए हम क्या करेंगे, पानी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, और प्रयास तब तक करेंगे जब तक हमको पानी मिल न जाए। और जब पानी मिल जाएगा तो क्या करेगा, हमको प्रोत्साहित करेगा, यानी हमारी क्रियाएं जो हुई उन क्रियाओं को प्रोत्साहित करेगा। तो इंसेंटिव का हो जाएगा, जिस वस्तु से आवश्यकता अथवा अंतर्नोद की समाप्ति होती है, जिस वस्तु से आवश्यकता की पूर्ति होती है या चालक जो उत्पन्न हुआ है वो समाप्त होता है, उसी को इंसेंटिव कहा जाता है। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं, आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रोत्साहन। ठीक, तो ये तीनों का एक सूत्र हो जाता है, नीड, ड्राइव, इंसेंटिव फॉर्मूला बन जाता है। और अब प्रेरणा का जो संगठन है वो इन्हीं तीनों से है। ठीक है, इन्हीं तीनों तत्वों से मिलके आपकी अब प्रेरणा बनी होती है। अच्छा, और इसके बाद आता है अभिप्रेरकों के प्रकार। अभिप्रेरणा जो होती है, अभिप्रेरक जो होते हैं, अच्छा, जिनसे हम अभिप्रेरित होते हैं उनको अभिप्रेरक कहा जाता है, मोटिव्स कहा जाता है। और मोटिव्स जो है वो हमको प्रेरित करते हैं कि हम भोजन प्राप्ति के लिए हम प्रयास करें, हम तब तक प्रयास करते रहें जब तक हमको भोजन प्राप्त ना हो जाए और संतुष्टि ना हो जाए। ठीक है, तो इनको हम मोटिव्स कहा जाता है, अभिप्रेरकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोटिव्स या काइंड्स ऑफ मोटिव्स। अब प्रेरक जो होते हैं उनको कई तरह से वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, कई तरह से उनको वर्गीकृत किया गया है। एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो ने अब प्रेरकों को 2 तरह से बांटा है। ठीक है, एक है जन्मजात प्रेरक। क्या कह रहे हैं, आवाज आ रही है मेरी? अच्छा,
जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो, वीडियो भी आता है लेकिन सिर्फ आवाज आ रहा है, जॉइन नहीं हो पा तो हमने बोला तो वीडियो भी आ रहा है, तो पता ना आपको नेटवर्क क्या। अरे जहाँ टावर कम होगा ना वहाँ नहीं आ रहा होगा वीडियो पे। हाँ अच्छा मैं जो हेलो मैं जो बता रहा हूँ आपके समझ में आ रहा है ना? यस सर, यस सर, यस सर। गौर से सुनिए, सुनना बहुत जरूरी है। अच्छा चलिए, तो मैं बता रहा था प्रेरकों के प्रकार, ठीक है। हाँ गीता आवाज आ रहा है? यस सर आ रहा है, यस सर आ रही है। ठीक ठीक। अब मैं आपको बता रहा हूँ अब प्रेरकों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। इसमें मैस्लो ने अभिप्रेरकों को दो तरह का बताया है। एक है जन्मजात अभिप्रेरक जिसको इन्नेट मोटिव्स कहा जाता है, और दूसरा है एक्वायर्ड या अर्जित अभिप्रेरक। ठीक है, जन्मजात और अर्जित। जन्मजात अभिप्रेरक कौन है? जन्मजात अभिप्रेरक वे अभिप्रेरक हैं जो हमारे जन्म से होते हैं, जैसे भूख, प्यास, ये सब हमारे जन्मजात अभिप्रेरक हैं। यानी बच्चा जन्म लेता है तभी उसके अंदर ये सारे अभिप्रेरक मौजूद होते हैं। ठीक है, यानी आप बच्चे को डांट दीजिएगा तो वो रोने लगेगा। ठीक, ये सब जो है जन्मजात चीजें होती हैं, भूख हुआ, प्यास हुआ। और दूसरा होता है जो अर्जित होता है। ठीक है, अर्जित जो प्रेरक होता है वो हम समाज से अर्जित करते हैं, हमारे आसपास परिवार और समाज के माध्यम से हम उन अभिप्रेरक को अर्जित करते हैं। जैसे सामाजिक प्रतिष्ठा हुई, रुचि हुआ, ठीक है, सामाजिक स्थिति हुई, इन सब चीजों को हम अपने समाज से अर्जित करते हैं। जैसे हमारा परिवार हुआ, परिवार की क्या स्थिति है, परिवार की स्थिति के आधार पे भी हमारे मोटिव्स तय होते हैं। सामाजिक स्थिति हमारी परिवार की क्या है उससे भी हमारे मोटिव्स डिसाइड होते हैं। तो ये सब हम समाज से, अपने परिवार से अर्जित करते हैं, इसलिए इनको अर्जित अर्जित अभिप्रेरक कहा जाता है। एक्वायर्ड इनको कहा जाता है, मोटिव्स कहा जाता है। ठीक है, और दूसरी तरह का वर्गीकरण जो है वो थॉमसन महोदय द्वारा किया गया है। उन्होंने जैसे अभी आपको बताया जन्मजात और अर्जित अभिप्रेरक, उसी तरह से इन्होंने इनको स्वाभाविक या प्राकृतिक अभिप्रेरक और दूसरा कृत्रिम अभिप्रेरक कहा। प्राकृतिक अभिप्रेरक में वही है जो आपका जन्मजात अभिप्रेरक है, जैसे भूख, प्यास, ये सब आपके जन्मजात अभिप्रेरक हैं। और दूसरा जो कृत्रिम है वो जो हम समाज से पुरस्कार, प्रशंसा, सामाजिक स्थिति, ये सब कृत्रिम अभिप्रेरक हैं। ठीक है, तो पहला जो हो गया वो क्या हो गया? स्वाभाविक अभिप्रेरक या नेचुरल मोटिव्स, और दूसरा जो हो गया वो आर्टिफिशियल मोटिव्स या कृत्रिम अभिप्रेरक। ये थॉमसन का वर्गीकरण है। ठीक है, तो पहला वर्गीकरण में बताया मैस्लो का, जिसमें क्या है जन्मजात अभिप्रेरक और दूसरा अर्जित अभिप्रेरक, और दूसरा वर्गीकरण मैंने बताया थॉमसन का, जिसमें क्या है स्वाभाविक अभिप्रेरक या नेचुरल मोटिव्स, और दूसरा है कृत्रिम अभिप्रेरक या आर्टिफिशियल मोटिव्स। ठीक है, और इसके बाद कुछ और वर्गीकरण है, जैसे गैरेट महोदय ने किया है। गैरेट एक मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने वर्गीकरण किया है जैविक अभिप्रेरक, मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक, सामाजिक अभिप्रेरक। जैविक या बायोजेनिक मोटिव्स जो होते हैं वो जैसे क्रोध, भय, प्रेम, ये सब हो गए जैविक अभिप्रेरक। ठीक है, और इसके बाद मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक जो होते हैं जिसका संबंध हमारे मन या व्यवहार से होता है, जैसे ठीक है, मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक में जैसे रचनात्मकता हो गया, जिज्ञासा हो गया, पलायन हो गया, ये सब मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक के अंतर्गत आते हैं। और सामाजिक अभिप्रेरक में वही चीजें हैं जो आर्टिफिशियल में थी, और उसमें अर्जित अभिप्रेरक में है सामाजिक प्रतिष्ठा हुआ, अवसर हुआ, ठीक है, सुरक्षा हुआ, संग्रह हुआ, ये सब सामाजिक अभिप्रेरक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसी तरह से
प्राथमिक अभिप्रेरक भी होता है, द्वितीयक अभिप्रेरक भी होता है। प्राथमिक अभिप्रेरक में वही जन्मजात जो था या जो प्राकृतिक अभिप्रेरक था उसको रखते हैं। द्वितीयक में जो अर्जित है उसको रखते हैं, जो सामाजिक है उसको रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम वर्गीकरण कर सकते हैं मोटिव्स को। अगला मैं आपको बताऊंगा अप्रेरण के सिद्धांत। अप्रेरणा के जो सिद्धांत हैं, कुछ सिद्धांत बनाए गए हैं। अप्रेरणा कैसे काम करती है, अप्रेरणा क्या है, उसको स्पष्ट करने के लिए मनोवैज्ञानिकों द्वारा कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। ठीक है, अच्छा, इतनी चीज मैं आपको बताया। मैं एक चीज और आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि अप्रेरणा का जो संबंध है वो क्यों से है। ठीक है, किससे है, क्यों से है। क्यों का मतलब कि हम कोई काम क्यों करते हैं। ठीक है, हम भोजन क्यों करते हैं, हम बहुत मेहनत से क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, हम कोई काम क्यों करते हैं, इससे संबंध होता है प्रेरणा का। ठीक है, तो क्यों करते हैं, ठीक है, क्यों करते हैं, इसके पीछे निहित होता है क्या, प्रेरणा। ठीक है, हम मेहनत से पढ़ाई इसलिए करते हैं ताकि हम उसमें जो पढ़ रहे हैं उसमें सफल हो। ठीक है, जो प्रयास हमारा है उसमें हम सफलीभूत हो। सफलीभूत होने के लिए क्या होना चाहिए, अप्रेरणा होना चाहिए। तो मनोवैज्ञानिकों द्वारा अप्रेरणा क्या है, कैसे काम करती है, इसको स्पष्ट करने के लिए कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। तो प्रमुख सिद्धांत जो है मैं उसको आपको बता देता हूँ। पहला है अप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत। यह अप्रेरणा का सबसे पुराना सिद्धांत माना जाता है। अप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत या इंस्टिंक्ट थ्योरी इसको कहा जाता है। इसका प्रतिपादन मैकडूगल नामक मनोवैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, इसका प्रतिपादन मैकडूगल नामक वैज्ञानिक ने किया था। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत जो होता है, यह हमारे अंदर कुछ मूल प्रवृत्तियां होती हैं जिनसे हमारा व्यवहार प्रभावित होता है। अब पूछिए मूल प्रवृत्ति क्या है, तो मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों को कहा कि आंतरिक विक्षोभ कहा जाता है। इसको कहा है फिजिकल फिजियो साइको डिस्पोजिशन कहा गया है। मनोशारीरिक इसको कहा गया है। मनोशारीरिक उपद्रव के, डिस्पोजिशन मतलब उपद्रव, एक तरह से आंतरिक उपद्रव के रूप में उसको स्पष्ट किया है। जैसे आपने ये क्या कहते हैं, उद्वेलन शब्द, हाँ उद्वेलन, ठीक है, उद्वेलन शब्द का इसके लिए प्रयोग अच्छा होगा। भीतर से, हाँ, भीतर से जो उद्वेलित होता है आदमी वो, तो इसको कहा गया है भौतिक या शारीरिक और मानसिक उद्वेलन के रूप में इसको स्पष्ट किया है। ठीक है, अच्छा, ये स्प्रिंग बोर्ड का काम करती है। जैसे आपने स्विमिंग देखा होगा, स्विमिंग का खेल में क्या होता है, स्प्रिंग बोर्ड पे जो खिलाड़ी होता है उसी पे उछल के फिर पानी में कूदता है। तो जिस तरह से स्प्रिंग बोर्ड जो है खिलाड़ी को उछालने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसी तरह से जो हमारी मूल प्रवृत्तियां होती हैं वो हमको किसी कार्य को संपादित करने में हमको उछालती हैं, एक तरह से हमको आगे बढ़ाती हैं। तो मैकडूगल महोदय का कहना है कि हमारा जो उत्प्रेरणा का तत्व है उसके पीछे हमारी मूल प्रवृत्तियां काम करती हैं। हमारी जो इंस्टिंक्ट है वो उसमें काम करती है और हम मूल प्रवृत्तियों के वशीभूत होकर उत्प्रेरित होते हैं। ठीक है, मूल प्रवृत्तियों के कारण हम उत्प्रेरित होते हैं। और मैकडूगल ने बहुत सारी जो सांख्यिकी प्रविधियों का प्रयोग करके 14 जो है मूल प्रवृत्तियों का वो सीरीज बनाया है, जिसमें भूख है, प्यास है, पलायन है, भय, ये सब उसके मूल प्रवृत्तियां हैं जिनके वशीभूत होकर मनुष्य का। लगता है स्टूडेंट जब आपसे थोड़ा डर गया है तो प्रश्न नहीं पूछता। ओ अच्छा, तो उसका ये भाई मेरे से डरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जहां भी आपको नहीं कुछ आ रहा है या कहीं भी शंका उत्पन्न होती है, निसंकोच पूछिए। मैं भी एक विद्यार्थी हूँ आप ही की तरह। ठीक है, मेरे अंदर भी तमाम जिज्ञासाएं होती है।
तो आप लोग अगर उधर जीवन से रिस्पॉन्स नहीं दीजिएगा तो हम समझ नहीं पाएंगे। मैं तो समझ रहा हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको भी रिस्पॉन्स करना है, और शिक्षण प्रक्रिया जो होती है वो रिस्पॉन्स पे आधारित होती है। अनुक्रिया बिना रिस्पॉन्स के, बिना इंटरैक्शन के शिक्षण नहीं होता है, ठीक है। तो आपको अपनी बात कहनी है, जहां आपको ना समझ में आए, जहां आपको कोई संदेह की स्थिति हो, तो आपको पूछना है, ठीक है। हेलो, यस सर। हाँ यस सर। हाँ, तो जहां कहीं संदेह उत्पन्न हो तत्काल आप पूछिए। कोई भी छोटा छोटा बात भी अगर नहीं समझ में आए तो तुरंत पूछो। हाँ नंबर 1, नंबर 2 कि ऑन करके सो मत जाना, सुनोगे। हाँ हाँ हाँ। देखिए रिस्पॉन्स से ये नहीं पता, रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो ये पता नहीं चलेगा कि सो गए हो कि नहीं सोए हो। देखिए, शिक्षण और अनुदेशन दो चीजें होती हैं। एक को टीचिंग कहा जाता है, एक को इंटरैक्शन कहा जाता है। इंटरैक्शन जो होता है वो एक पक्षीय होता है। जैसे आप समाचार सुन रहे हैं, तो जरूरी नहीं है समाचार सुनने के साथ आप रिस्पॉन्स करें, अनुक्रिया करें, ठीक है। आप उस समाचार सुनिए और बीच में छोड़ के चले जाइए, तो ये हो गया इंटरेक्शन। उसमें बाध्यता नहीं होती है कि उसमें बाध्यता नहीं होती है अंतःक्रिया की, इंटरैक्शन की बाध्यता नहीं होती है। और जहां इंटरैक्शन शुरू हुआ, अंतःक्रिया शुरू हुई, ठीक है, फीडबैक देना शुरू हुआ, प्रतिपुष्टि हुआ, वहीं पे आपका टीचिंग शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अनुदेशन और शिक्षण में यही फर्क है कि अनुदेशन या इंस्ट्रक्शन जो होता है वो आपको मिलता है, कहीं से भी मिल जाएगा। आवाज म्यूट हो गया सर। सर आपकी आवाज म्यूट हो गई है। आवाज म्यूट हो गई है। हाँ ठीक है, अब आया? यस सर। अच्छा, तो आया मैं जो बता रहा था आप लोग सुने। इंटरेक्शन जो होता है, हाँ सर। अनुदेशन जिसको कहते हैं, अनुदेशन में शिक्षक और छात्र के बीच इंटरैक्शन होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जैसे आप समाचार टीवी पे सुनते हैं या रेडियो पे सुनते हैं, कोई शिक्षक या अनुदेशक आके अपनी बात कह देता है, जो पढ़ाना होता है वो पढ़ा देता है। और शिक्षण में क्या होता है, इसमें शिक्षक और छात्र के बीच अंतःक्रिया होती है, प्रश्न होता है, शंका समाधान होता है। इंटरेक्शन जब तक नहीं होगा वो तब तक टीचिंग नहीं कहा जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था अवप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत जो मैकडुगल ने दिया है। किसने दिया है? मैकडुगल ने दिया है, ठीक है। और मैकडुगल ने मूल प्रवृत्तियों को मनोवैज्ञानिक शारीरिक उद्वेलन के रूप में वर्णित किया है, ठीक है। यानी वो शारीरिक और मनोवैज्ञानिक उद्वेलन है, और उसको उसकी भूमिका जो बताया है उसी तरह से होती है जिस तरह से स्प्रिंग बोर्ड की होती है एक खिलाड़ी के लिए। स्प्रिंग बोर्ड पे जैसे वो उछलता है तो स्प्रिंग और उसको उछाल देता है, उसी तरह से मोटिवेशन जो होता है, मोटिवेशन में हमारी जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं वो मोटिवेशन में सक्रिय भूमिका निभाती हैं, ऐसा कहना है मैकडुगल का। तो मैकडुगल महोदय ने सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करके बहुत सारे जो हमारी मूल प्रवृत्तियां हैं उनको उनकी सीरीज बनाया, और उसमें 14 जो मुख्य मूल प्रवृत्तियां हैं उसको उन्होंने एक सीरीज में लिखा है, जिसमें हमारे कई मूल प्रवृत्तियां हैं, जैसे पलायन है, कॉम्बैट है, फूड सर्चिंग है, यानी भूख भोजन की इच्छा हो गई है, रचनात्मकता हो गया, हास हो गया, यानी हास लाफ्टर जो हो गया, ये सब मूल प्रवृत्तियां हैं, ठीक है। तो इन्हीं मूल प्रवृत्तियों के कारण हमारा जो प्रेरणा का तत्व होता है वो इन्हीं मूल प्रवृत्तियों पे निर्भर होता है। लेकिन बाद में, ये तो पुरानी धारणा थी, जो मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत था ये पुराना सिद्धांत था।
तो बाद के जो मनोवैज्ञानिक हुए वो कहे कि हमारा जो मोटिवेशन है वो केवल मूल प्रवृत्तियों पे ही नहीं आधारित होता है, इसके अलावा भी हमारे अन्य व्यवहार होते हैं जिसके हमारे हम प्रेरणा जो है वो निर्भर करती है। तो इसलिए समय के साथ बाद में इसमें 24,000 जो है मूल प्रवृत्तियों की खोज कर ली, 19 की इतनी मूल प्रवृत्तियां हैं, तो ये सब भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने लगी। तो धीरे धीरे मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत जो है वो उस अप्रभावी होने लगा अभिप्रेरणा का। ठीक है, चले जाइए सर, जरा प्रणाम करिए। अच्छा अच्छा, 1 मिनट के लिए मैं आ रहा हूँ। चलिए, तो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत जो मैकडूगल महोदय ने प्रतिपादित किया था वो आप जान चुके हैं। दूसरा जो सिद्धांत है वो अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत कहा जाता है, नीड थ्योरी कहा जाता है, जिसे मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो ने प्रतिपादित किया था। इस नीड थ्योरी में है कि जो हमारी अभिप्रेरणा है वो हमारी आवश्यकताओं से उत्पन्न होती है। जो हमारी आवश्यकताएं हैं उन्हीं के कारण हम अप्रेरित होते हैं। हमारा जो अप्रेरित व्यवहार होता है, मोटिवेटेड बिहेवियर होता है, वो उसके पीछे जो है वो हमारी आवश्यकताएं काम करती हैं और हमारी आवश्यकताओं के कारण ही हम किसी काम को करने के लिए अप्रेरित होते हैं। तो उन्होंने जो हमारे नीड्स हैं उनको 5 वर्गों में विभाजित किया है और एक सीरीज बनाया है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है नीड हायरार्की थ्योरी, यानी हायरार्की थ्योरी उन्होंने बताया, हायरार्कियल ऑर्डर में, यानी उसको क्या कहते हैं, एक क्रम से व्यवस्थित जो किया, विभाजित किया था हायरार्की क्रम में व्यवस्थित किया। हाँ, आप क्या कह रहे हैं? जी सर। सर जो 5 भागों में विभाजित था वही ना सर? हाँ 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 जिसमें नीड था, पहला नीड था जिसमें भूख प्यास फिर हाँ, आवास की रहता है। पहली जो सबसे मूल नीड होती है वो बेसिक नीड होती है, वो शारीरिक फिजिकल नीड्स कहा जाता है। भूख प्यास ये सब हमारी फिजिकल नीड्स हैं। ठीक है, और दूसरा जो नीड होता है वो सुरक्षा आवश्यकताएं होती हैं। उन जो सुरक्षा आवश्यक, पहले तो हमारी मौलिक आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं, जैसे रोटी कपड़ा मकान जिसको कहते हैं। ठीक है, रोटी कपड़ा मकान जब हमारा पूरा हुआ, भूख प्यास आवास की व्यवस्था हुई, कपड़े की व्यवस्था हुई, तो दूसरी नीड्स उत्पन्न होती है, वो होती है सुरक्षा की आवश्यकता। ठीक है, जिसको सिक्योरिटी नीड कहा जाता है। सिक्योरिटी क्या, हम जैसे भोजन की सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, आवास की सुरक्षा, ठीक है, संपत्ति की सुरक्षा। तो पहले हमारी जो बेसिक नीड्स पूरी होती हैं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं किस नीड की ओर, सुरक्षा की आवश्यकताएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, और सुरक्षा की आवश्यकता जब हम सुरक्षित हो जाते हैं तो तीसरी जो नीड होती है वो सामाजिक आवश्यकता होती है, सोशल नीड्स जिसको कहा जाता है। ठीक है, सोशल नीड में क्या है, तो पहले तो हमारी आवश्यकता पूरी हो गई तो हम सोचते हैं हमारा कोई मित्र हो, हमारा कोई परिवार हो, शादी हो, ब्याह हो, ठीक है, कोई हमसे प्रेम करे, तो हम फिर सोशल नीड्स की ओर बढ़ते हैं। और फिर उसके बाद सोशल नीड हो गई पूरी तो फिर हम सम्मान चाहते हैं, स्टीम नीड्स कहा जाता है इसको। स्टीम नीड्स में क्या है कि भाई मेरे पास मौलिक आवश्यकताएं मेरी पूर्ण है और सुरक्षा की व्यवस्था है, अच्छा खासा मेरा परिवार है, मुझे चाहने वाले लोग हैं, मुझे प्रेम करने वाले, मुझे जानने वाले लोग हैं। तो फिर उसके बाद आती है सम्मान की मांग। व्यक्ति चाहता है जो काम कर रहा है उसकी पहचान हो, जो
जो काम किया उसकी उसकी जो उपलब्धि हो उसको उसकी लोग प्रशंसा करें। ठीक है, तो ये हो गया सम्मान की मांग। और लास्ट जो मांग है वो आत्मानुभूति की मांग कहा जाता है, जिसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहा जाता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन माने हम क्या हैं, हम क्यों आए हैं, हम कैसे हैं, इसकी जानकारी जब हो जाती है तो उसको आत्म वास्तविकरण कहा जाता है। जैसे गौतम बुद्ध हो गया, सबसे उच्च स्तर की जो नीड होती है वो आत्मानुभूति की मांग कहा जाता है। तो इसको एक हम शंकु बनाते हैं, तो शंकु में अगर हम इसको रखें तो सबसे जो नीचे स्तर की मांग होती है उसको हम कहते हैं दैहिक मांग। उसके ऊपर की जो मांग होती है उसको कहा जाता है सुरक्षा, सेफ्टी नीड। इसके ऊपर जो होती है उसको कहा जाता है सामाजिक। इसके ऊपर जो होती है उसको कहा जाता है सम्मान। स्टीम नीड। और सबसे ऊपर होता है आत्म वास्तविक। ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो इसमें जो नीचे की दो मांग है इसको फिजियोलॉजिकल नीड कहा जाता है। ठीक है, और ये जो बीच वाला है इसको सोशल नीड कहा जाता है, और ऊपर जो दो मांग है इसको मनोवैज्ञानिक मांग। ठीक है, इसको मनोवैज्ञानिक कहा जाता है, इसको साइकोलॉजिकल नीड। सर प्लीज, हाँ सर प्लीज सर ऊपर वाला जो है ना उसको और अच्छे से समझा दीजिए आत्म वास्तविकरण में। मांग अभी मैं बता रहा हूँ, अभी आपको बता दिया कि ये जो नीचे की मांग है इसको कहा जाता है फिजिकल नीड्स कहा जाता है। फिजिकल नीड्स के अंदर ये निम्न कोटि की मांग है। ठीक है, और फिर उसके बाद बीच वाला जो है सामाजिक के मध्य स्तरीय मांग, और सबसे ऊपर की जो दो मांग है सम्मान मांग और आत्म वास्तविकरण मांग, ये साइकोलॉजिकल नीड्स के अंतर्गत आता है। तो इसमें जो ऊपर के दो मांग है ये उच्च स्तरीय मांग है। ठीक है, अब इसमें अभिप्रेरणा कैसे काम करती है ये आपको मैं बता देता हूँ। जैसे जिस व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं नहीं पूरी हैं तो वह वही काम करेगा, उन्हीं कामों में रुचि लेगा जिससे उसकी मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण हो। ठीक है, तो उसको वही काम प्रेरित करेंगी। ठीक, तो वह ऐसा काम करेगा जिससे उसको भोजन मिले, उसकी प्यास की संतुष्टि हो, तो पहला वही काम उसको अभिप्रेरित करेगा। तो जब ये आवश्यकताएं उस व्यक्ति की संतुष्ट हो जाएंगी तो ये जो बेसिक नीड्स हैं ये उसको उत्प्रेरित नहीं करेंगे। यानी अगर उसके पास पर्याप्त मात्रा में भोजन, पीने के लिए पर्याप्त पानी, रहने के लिए आवास और पहनने के लिए कपड़े उपलब्ध हो जाएंगे तो वह व्यक्ति जो है इन चीजों से उत्प्रेरित नहीं होगा, तब ये आवश्यकताएं उसको उत्प्रेरित नहीं करेंगी, तब वह अगले आवश्यकता की ओर जो होगा बढ़ेगा। यानी दूसरे स्तर की जो आवश्यकताएं हैं उसको अभिप्रेरित करने लगेंगी। ठीक है, तो अब वह दूसरी आवश्यकताओं की ओर प्रेरित होगा, वह ऐसा काम करेगा कि वो जो उसकी फिजिकल नीड्स वाले यानी मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो सुरक्षित रहे, यानी उसका रोजगार सुरक्षित रहे, उसका भोजन सुरक्षित रहे। ठीक है,
उसका जो वस्त्र है उसकी गारंटी रहे कि वो हमेशा अच्छे वस्त्र पहनने को उसको मिलेगा, तो वो ऐसे काम करेगा कि जिससे उसकी सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं पूर्ण हो। ठीक है, और वही उसको प्रेरित करेंगी। और जब सुरक्षा संबंधी आवश्यकता व्यक्ति की पूरी हो जाती है तो वह लेवल जो है उसको प्रेरित करना बंद कर देता है। तब उसका अगला स्तर शुरू हो जाता है सामाजिक आवश्यकताओं वाला। सामाजिक आवश्यकताओं में लोग चाहते हैं उसके कोई मित्र बने, उसको कोई प्रेम करे, उसका कोई वैवाहिक साथी बने। ठीक है, तो ये आवश्यकताएं वो इस दिशा में काम करने लगेगा, वो उसको प्रेरित करने लगेंगी। और जब ये आवश्यकताएं व्यक्ति की पूरी हो जाती हैं तब ये इन चीजों से वह प्रेरित नहीं होता है। तब उसके बाद आ जाता है सम्मान की आवश्यकता। ठीक है, तीसरी जो ये चौथी जो आवश्यकता हो जाती है वो सम्मान की आवश्यकता है। और सामान्य की आवश्यकताएं जो होती हैं वो व्यक्ति को प्रेरित करने लगती हैं। वो चाहता है लोग मुझे पहचाने, मेरे काम से मुझे जाने, मुझे सम्मानित करे, मुझे मैं जहां जाऊं मुझे लोग पहचाने मुझे। और आप देखे होंगे कि अगर कोई व्यक्ति जो है सेलिब्रिटी है और किसी कारण बस लोग उसको पहचानना बंद कर दे, तो अभी देखिए सुशांत सिंह राजपूत ने क्या किया, आत्महत्या कर लिया। ठीक है, ये क्या हुआ, ये निगेटिव मोटिव्स है या ऋणात्मक प्रेरणा के वशीभूत होकर वो व्यक्ति काम किया। ठीक है, और सम्मान की क्योंकि उसको चाहत थी कि लोग मुझे पहचाने, लोग मुझे जाने कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मेरे काम को रिकॉग्नाइज करें। तो चौथी जो आवश्यकता यानी तीनों नीचे की जो आवश्यकताएं पूर्ण हो चुकी होती हैं तो व्यक्ति की चौथी चरण की जो आवश्यकताएं हैं वह उसको प्रेरित करने लगती हैं। उनसे वो चाहता है कि वो लोग उसको जाने, उसको पहचाने। और जब इस चरण की आवश्यकता लोग उसको जानने लगे, लोग उसको पहचानने लगे, ठीक है, तो फिर बाद में ये आवश्यकताएं जब पूर्ण हो जाती हैं तो चौथे चरण की आवश्यकताएं भी उसको प्रेरित नहीं करती हैं। जब सब कुछ व्यक्ति को मिल जाता है, व्यक्ति को की मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण हो गई, सुरक्षित हो गया व्यक्ति का पारिवारिक या सामाजिक जीवन सुरक्षित हो गया, व्यक्ति को समाज में अच्छा सम्मान मिला, उसके काम की पहचान हो गई, तो फिर उसके बाद वो ऊब जाता है इन सब चीजों से और कहता है इसमें कुछ नहीं है, और दुनिया की जो वास्तविकता है उसको खोजने के लिए वो निकल पड़ता है महात्मा गौतम बुद्ध की तरह। ठीक है, और जब उसको जीवन की वास्तविकता मिल जाती है, जैसे महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ हुआ था, बोध गया में, तो बोध गया में जब उनको वास्तविकता, संसार की वास्तविकता का पता चला तो वो हो गया कौन सी दशा, आत्म वास्तविकरण की अवस्था, यानी सेल्फ रियलाइज, सेल्फ एक्चुअलाइज की अवस्था हो गया। व्यक्ति सब कुछ जान गया कि मैं तो, जो चौथे चरण के बाद जब व्यक्ति आगे बढ़ता है, यानी चौथे चरण के बाद जब वो चलता है तो वो उसको वही चीजें प्रेरित करती हैं जो उसको रियलाइज करवा दें, उसके वास्तविकता का बोध करा दें। महात्मा बुद्ध की कहानी आप लोग पढ़े होंगे। महात्मा बुद्ध के जीवन में सारी सुख सुविधाएं उनके पिता ने, सारी सुख सुविधाओं की व्यवस्था उनके पिता शुद्धोधन ने कर दिया था। ठीक है, लेकिन उनके अंदर इन सारी चीजों से वैराग्य जगा, और जब सारी चीजों से वैराग्य जगा तो उसके बाद वो खोज शुरू कर दिए कि कैसे हम अपने आप को जाने, मैं क्यों आया हूँ दुनिया में, मेरे क्या उद्देश्य हैं, यह वो खोज करने लगे। और उसी खोज के में तमाम चरण होते होते लास्ट में उनको बोध गया में बोध की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो वह व्यक्ति क्या होता है, अपने आत्मा को, अपने आप को जान जाता है, तो वह आत्म वास्तविकरण का स्टेज कहा जाता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या रियलाइजेशन का स्टेज होता है। और यह जो होता है ये आखिरी चरण होता है, इसके बाद व्यक्ति की कोई आवश्यकताएं शेष नहीं रहती है। ठीक है, तो मैं समझ रहा हूँ ये सब चीजें आप जान गए होंगे। आप समझ पा रहे हैं ना मेरी बात? यस सर। अच्छा, कोई शंका हो तो Yes, पूछ sir. सकते हैं। कोई शंका है इसमें? नहीं सर।
चलिए तो अगला इसमें एक चीज और बता दूं कि बाद में इस सिद्धांत का भी खंडन हुआ। लोग कहे कि सब व्यक्ति केवल अप्रेरित ही नहीं होते हैं और जो अप्रेरणा का स्टेप है इसी क्रम में नहीं चलते हैं। ठीक है, बाद में जो आक्षेप उठा इस सिद्धांत पे कि बहुत से लोग इस कंडीशन में होते हैं जिनकी दैहिक आवश्यकताएं यानी बेसिक नीड्स भी नहीं पूरी होती है, लेकिन उनका लक्ष्य होता है ये या ये, चौथे चरण की आवश्यकताएं या पांचवें चरण की आवश्यकताएं उनको प्रेरित करती है। ठीक है, वो यहाँ पे उनकी मूलभूत आवश्यकता कुछ नहीं है, पूरी नहीं है, लेकिन वो क्या है, अब प्रेरित है किसके लिए, सम्मान के लिए, पहचान के लिए और रियलाइजेशन के लिए। आप ऐसे समाज में बहुत सारा उदाहरण देखेंगे जिनके पास एकदम विपरीत परिस्थिति हो है। जैसे हिमा दास का नाम आपने सुना है? हिमा दास, हाँ हिमा सर, दास, हाँ क्या है बताइए? वो धावक सर। हाँ धावक है, एथलीट है, और उनके साथ क्या विपरीत परिस्थिति है मालूम है? सर नहीं, ये नहीं मालूम। हाँ बहुत ही निर्धन परिवार से हैं और उनके पास दौड़ने के लिए जो जूता होता है पहनने के लिए वो भी नहीं था, लेकिन उन्होंने बहुत सारे कंपटीशन में भारत का नाम रोशन किया दौड़ के। ठीक है, और आपके बिहार में ऐसे तमाम उदाहरण हम आपको मिल जाएंगे जो साधनहीन है, उनके पास कोई साधन नहीं है, लेकिन वो अपने उच्च आकांक्षा की पूर्ति के लिए प्रेरित हैं और काम कर रही हैं। एक अभी आप तमाम देखे होंगे सब्जी बेचने वाले का लड़का जो है हाई स्कूल का जो अभी बोर्ड का एग्जाम में रिजल्ट आया उसमें टॉप किया है। ठीक है, उसके पास क्या था, साधन कुछ नहीं था, उसकी मूलभूत आवश्यकताएं भी नहीं पूर्ण थी, लेकिन वो चौथे चरण के मांगों से प्रेरित। ठीक है, तो बाद में ये हुआ कि जो ये क्रम है इस क्रम में हम फॉलो नहीं करते हैं और बाद में इसका इस सिद्धांत का भी खंडन हुआ, लेकिन यह प्रेरणा का एक बहुत अच्छा सिद्धांत माना जाता है। इसके अलावा अन्य सिद्धांत है जैसे प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन कहा जाता है। प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत या ड्राइव रिडक्शन थ्योरी जो है एक क्लार्क हल ने प्रतिपादित किया है, एक मनोवैज्ञानिक हैं, उनका नाम है क्लार्क हल। आप लोग पहले जान लीजिए, जो भी आपको बताया मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, हाँ मैकडूगल कंपटीशन में पूछता है कि मूल प्रवृत्ति का मोटिवेशन का थ्योरी किसने दिया, या मांग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, या अब्राहम मैस्लो ने मोटिवेशन का कौन सा थ्योरी प्रतिपादित किया? कौन सा थ्योरी प्रतिपादित किया था? हाँ मांग सिद्धांत, वेरी गुड। तो ये सब जानना जरूरी है, क्या किया और क्या उसका सिद्धांत था, किसने प्रतिपादित किया और उसमें क्या चीजें थी, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला है प्रेरणा का प्रणोद न्यूनता सिद्धांत जो क्लार्क हल ने बताया था। अच्छा, क्लार्क हल ने इसमें बताया था कि हमारे अंदर जो प्रणोद उत्पन्न होते हैं किसी आवश्यकता के कारण, और उस प्रणोद को कम करने के लिए हम जो काम करते हैं वो हमारा मोटिवेशन होता है। ठीक है, प्रणोद न्यूनता के सिद्धांत में ड्राइव रिडक्शन थ्योरी में बताया, जैसे हमारे अंदर भोजन की कमी हुई तो भोजन की कमी के कारण भूख नामक प्रणोद उत्पन्न हुआ, पानी की कमी हुई तो प्यास नामक प्रणोद उत्पन्न हुआ। तो हम भूख और प्यास को कम करने के लिए जो प्रयास करते हैं, काम करते हैं, उसके पीछे उसको कम करने के लिए जो तत्व निहित होता है वही हमारा मोटिवेशन होता है। क्लार्क हल ने बताया कि प्रणोद न्यूनता के सिद्धांत में यह बताया कि हम जो काम करते हैं उसके पीछे क्या होता है कि हम अपने ड्राइव्स को घटाना चाहते हैं, जो हमारे अंदर चालक उत्पन्न हुआ है उस चालक को हम कम करना चाहते हैं, कम करने की कोशिश करते हैं, वही हमारा प्रणोद है। ठीक है,
यही है। हाँ, और उसी को कहा जाता है नीड सेटिस्फैक्शन। और स्किनर ने कहा है या मैस्लो ने उसको नीड सेटिस्फैक्शन थ्योरी कहा, और इसने प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत किया। तो दोनों एक दूसरे के लगभग पूरक सिद्धांत है, एक ही चीज है। वो कहता है ड्राइव रिडक्शन, एक कहता है नीड सेटिस्फैक्शन। ठीक है, अगला है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविज्ञान में सबसे रोचक और सबसे प्रभावी सिद्धांत माना जाता है मनोविश्लेषण का सिद्धांत, जिसे सिगमंड फ्रायड ने प्रतिपादित किया था। मन का विश्लेषण, मनोसामाजिक क्रियाओं का विश्लेषण या मनोविश्लेषण सिद्धांत। ठीक है, तो फ्रायड महोदय ने दो चीज बताया है, एक तो मूल प्रवृत्ति और दूसरा अचेतन। ठीक है, हमारे मन की तीन अवस्थाएं हैं। पहला है चेतन मन, दूसरा अर्धचेतन मन और तीसरा अवचेतन मन। ठीक है, यानी कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और क्या दादा लास्ट में जो होता है अनकॉन्शियस, सॉरी अचेतन को अनकॉन्शियस कहा जाता है। ठीक है, तो कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। चेतन और अर्धचेतन और अवचेतन। ठीक है, तीन चीजें हैं और मूल प्रवृत्तियां। तो फ्रायड महोदय ने जो अभिप्रेरणा का सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया, उसमें बताया कि जो अभिप्रेरणा होती है वो दो चीजों से होती है। पहली है कि मूल प्रवृत्ति और दूसरा है अचेतन। ठीक है, तो मूल प्रवृत्ति को उन्होंने दो तरह की बताई, जीवन में मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति। जीवन मूल प्रवृत्ति से अगर किसी व्यक्ति के अंदर जीवन मूल प्रवृत्ति अगर हावी है तो वह व्यक्ति रचनात्मक कार्यों को करेगा। ठीक है, वह रचनात्मक होगा और उसको रचनात्मक कार्यों से ही प्रेरणा मिलेगी। अगर मृत्यु मूल प्रवृत्ति सक्रिय है व्यक्ति के अंदर तो वह विध्वंसात्मक काम करेगा, उसको उसी में संतुष्टि मिलेगी। ठीक है, तो दो चीजें हो गई, एक जीवन मूल प्रवृत्ति और दूसरा मृत्यु मूल प्रवृत्ति। जीवन मूल प्रवृत्ति से व्यक्ति क्या करेगा, रचनात्मक कार्य से प्रेरित होगा, और मृत्यु मूल प्रवृत्ति से वह व्यक्ति विध्वंसात्मक कार्य करेगा। अच्छा, अब आइए हम सर विध्वंस लास्ट वाला बोले, मृत्यु मूल प्रवृत्ति में वो कौन सा कार्य करेगा? वो विध्वंसात्मक, किस तरह का कार्य करेगा? फोड़ फोड़ में उसको अच्छा लगेगा। बहुत से लोग देखते नहीं है, विस्फोट करने में उनको अच्छा लगता है। कोई खेल खिलौना दे दीजिए तो वो तोड़ के, नहीं, बच्चों में बात नहीं है दादा। बच्चों में क्या है कि बच्चे उसको जानना चाहते हैं, क्यूरियोसिटी अलग, क्यूरियोसिटी होती है वहाँ पर। लेकिन ये जो खेल कहानी याद कीजिए, हाँ, उसमें जो तोड़ने की प्रवृत्ति है, हाँ, वो हम बोल। लेकिन बड़ों में जो होती है कि उसको तोड़ फोड़ में अच्छा लगता है, बिगाड़ देने में किसी चीज को अच्छा लगता है। तो विध्वंसात्मक मूल प्रवृत्ति जिस व्यक्ति का सक्रिय होता है वो तोड़ फोड़ और विध्वंस करने में ज्यादा रुचि लेता है, और इसमें जीवन मूल प्रवृत्ति जिस व्यक्ति की सक्रिय होती है वो निर्माण में, सृजन में अभिप्रेरित होता है। कोई चीज बनाने में उसको प्रेरणा मिलती है, कोई अच्छा करने में उसको प्रेरणा मिलती है। ठीक है, तो अगर आपके अंदर विध्वंसात्मक प्रवृत्ति है तो आप समझ लीजिए आपके अंदर मृत्यु मूल प्रवृत्ति सक्रिय है, और आप अगर रचनात्मक सोचते हैं, कुछ बनाने के लिए सोचते हैं, तो आप समझ लीजिए आपके अंदर जीवन मूल प्रवृत्ति सक्रिय है। ठीक है, और होता क्या है कि व्यक्ति के अंदर जीवन मूल प्रवृत्ति सक्रिय है, और जब तक वो सक्रिय होता है अच्छा काम करता है, और जहां मृत्यु मूल प्रवृत्ति सक्रिय होती है वो विध्वंस का काम शुरू कर देता है। ठीक, अब आते हैं हम चेतन, अर्धचेतन और अवचेतन के विषय। चेतन यानी हम चेतना के वशीभूत होकर जो काम कर रहे हैं वो चेतन के अंतर्गत आता है। और अर्धचेतन में क्या कहा जाता है कि अर्धचेतना की अवस्था में जो हम काम करते हैं उसको अर्धचेतन अवस्था कहा जाता है। और अवचेतन जिसमें हमारी चेतना काम नहीं करती है वो अवचेतन का है। बहुत सारे काम होते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि हम ये करें, हम वो करें, लेकिन हमारे साथ साथ सामाजिक बंधन होता है कि लोग क्या कहेंगे,
लोग क्या सोचेंगे, ठीक है। उसके अलावा कानून होता है कि अगर हम ये करेंगे, सार्वजनिक स्थलों पे थूकेंगे, सार्वजनिक स्थलों पे धूम्रपान करेंगे तो दंडित होंगे। तो बहुत सारे भय होते हैं, जिन भयों के कारण, सामाजिक भय और ये वैधानिक भय, इन सब भयों के कारण हम बहुत सारे काम नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी इच्छाएं जो होती हैं हमारे अचेतन में संचित रहती हैं, ठीक है। और अचेतन में ये जो संचित इच्छाएं होती हैं वो कभी कभी प्रकट होती हैं। हमारे व्यवहार में हम बहुत चाहते हैं तब भी वो कि वो ना आए, लेकिन वो हमारे व्यवहार में आ जाती हैं। तो अचेतन जो होता है वो हमारे व्यक्तित्व को बहुत हद तक प्रभावित करता है, ठीक है। तो अब्राहम मास्लो महोदय ने बर्फ का उदाहरण दिया है इसके लिए, कि जैसे बर्फ को अगर पानी में छोड़ दिया जाए तो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा डूबा रहता है और एक छोटा हिस्सा पानी के ऊपर तैरता रहता है। तो जो हमारा चेतन पक्ष है वो पानी के ऊपर बर्फ वाला हिस्सा है, और जो अचेतन पक्ष है वो हमारे बर्फ का पानी के नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई ना। अब्राहम मास्लो का कथन है कि हमारे व्यक्तित्व, हमारे व्यवहार को सबसे ज्यादा जो प्रभावित करता है वो हमारा अचेतन होता है, ठीक है। और बहुत सारी आप देखते होंगे स्वप्न में, रियल लाइफ, वास्तविक जीवन में आपकी बहुत सारी इच्छाएं नहीं पूरी होती हैं, लेकिन उसको हम स्वप्न में पूरा करते हैं। तो स्वप्न में कैसे पूरा होता है, वहां हमारा अचेतन, अवचेतन जो होता है या अचेतन जो होता है वह हावी होता है, अचेतन पक्ष वहां सक्रिय हो जाता है। तो यहाँ पे जो अब प्रेरणा का जो सिद्धांत दिया है, हाँ, दमित इच्छाएं जो है, दमित कामनाएं, दमित वासनाएं जो है वो प्रकट होती हैं। तो फ्रायड महोदय ने कहा है कि जो हमारा प्रेरणा है वो इन्हीं दो चीजों पे चलता है, अचेतन पे और हमारी मूल प्रवृत्तियों पे। अचेतन के कारण हम प्रेरित होते हैं। बहुत सारी जो हमारी दमित इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, उनके वशीभूत होके हम बहुत सारा काम करते हैं, बहुत सारा व्यवहार करते हैं, और इन व्यवहारों को अभिप्रेरित जो होता है वो हमारा अचेतन पक्ष करता है, ठीक है। तो आप इतनी चीज समझ गए आपने। सर अर्धचेतन का एक बार फिर से एग्जांपल बताइए। हाँ, अर्धचेतन का, तो अर्धचेतन जो है वो आपका जो है, बहुत सारी आपकी इच्छाएं होती हैं कि आप ये हो जाए, ये बन जाए, इससे विवाह कर ले, इससे प्रेम कर ले। तो ये सारी चीजें आपकी पूरी नहीं हो पाती हैं, ठीक है। इसके पीछे तमाम सामाजिक मर्यादा है, वैधानिक मर्यादाएं हैं, जिनका पालन आपको करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अगर उनको नहीं पालन कीजिएगा तो सामाजिक दंड मिलेगा, वैधानिक दंड मिलेगा, आर्थिक दंड मिलेगा। इन दंडों से बचने के लिए आप अपनी इच्छाओं को दबाते हैं और समाज सम्मत अवैधानिक व्यवहार करते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना? यस यस। हाँ, जैसे आप जो व्यवहार करते हैं, छोटा बच्चा व्यवहार करता है कि मम्मी पापा को बुरा ना लगे, ऐसा व्यवहार करे ताकि मम्मी पापा खुश हो जाएं। आप व्यवहार करते हैं कि लोग आपको कहे नहीं कि आपने ये गलत किया, समाज आपको टोके नहीं कि आपका यह व्यवहार, आपने इससे विवाह किया तो ये गलत किया। तो आप समाज सम्मत व्यवहार करते हैं, समाज सम्मत आचरण करते हैं। कानून की नजर में आप चाहते हैं कि कानून की दृष्टि में किसी कोई अपराध ना हो, कोई आप ऐसा काम ना करे जो दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता हो। लेकिन आपके अंदर इच्छा होती है कि मैं ये काम करूं, मैं ये ऐसा करूं, मैं इससे विवाह करूं, मैं इससे संबंध रखूं, मैं इसकी हत्या करूं, मैं इसको मारूं, मैं इसको पीटूं। ये आपके अंदर इच्छाएं हैं, लेकिन इसमें बाधक बनती है आपका समाज, सामाजिक मानदंड बाधक बढ़ता है, वैधानिक मानदंड बाधक बढ़ता है। जिस परिवेश में है उस परिवेश के जो नियम है, जो आपके जिनसे आपका परिवेश संचालित होता है, उन संचालित परिवेशों के आधार पे आप अपने व्यवहार को संयमित करते हैं, ठीक है। तो ये जो संयमित व्यवहार है ये आपकी इच्छाओं का दमन करता है, जो आप चाह रहे होते हैं वो नहीं करने देता है।
तो ये सब जो सारी इच्छाएं, सारी चाहते हैं आपकी, आपके अचेतन मन में इकट्ठी होती रहती हैं। और ये अचेतन मन का जब विस्फोट होता है तो कभी आप स्वप्न में देखते हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, कभी आपके व्यवहार में वो ना चाहते हुए भी वो चीजें आ जाती हैं, आप नहीं चाहते हैं लेकिन आपके व्यवहार प्रक्रिया में वो चीजें अव्यक्त हो जाती हैं। ठीक है, तो ये अचेतन का प्रभाव होता है। आप देखते होंगे बहुत अच्छे आदमी हैं लेकिन कभी कभी उनका व्यवहार कुछ अटपटा हो जाता है। आप देखते होंगे बहुत बहुत अच्छे आदमी थे लेकिन कोई काम ऐसा कर बैठते हैं जो उनके आचरण के विपरीत लगता है। आप सुनते हैं, अरे भाई फलाने ऐसे आदमी थे, हम नहीं सोचते थे कि वो ऐसा भी कर सकते हैं। ऐसा होता है ना समाज में। तो इसके पीछे उसका, उस व्यक्ति का अचेतन निहित होता है। अचेतन के वशीभूत होके वो जो पहले व्यवहार नहीं करता था वो कर बैठा। ठीक है, तो इसके पीछे अचेतन कारक होता है। ठीक, तो अभिप्रेरणा के पीछे मूल प्रवृत्ति हो गया और अचेतन हो गया, जिसके वशीभूत होके व्यक्ति काम करता है, अप्रेरित होता है। तो अभिप्रेरणा के पीछे व्यक्ति की जीवन मूल प्रवृत्ति या मृत्यु मूल प्रवृत्ति अथवा अचेतन कारक निहित होता है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे सिद्धांत हैं। मैकग्रेगर का XY सिद्धांत है अभिप्रेरणा का। ठीक है, और मैकडोनाल्ड का सिद्धांत है हाइजीन, उसको कहा जाता है हाइजीन मोटिवेशन थ्योरी। हाइजीन शब्द समझते हैं ना, हाइजीन, हाइजेनिक फूड खाते हैं, हाइजीनिक। ठीक, उसी तरह से हाइजीन शब्द जो है वो, हाँ, स्वास्थ्य से संबंधित। हाइजीन और मोटिवेशन दो तरह का मैकग्रेगर का सिद्धांत है। ठीक है, हर्जबर्ग का है XY सिद्धांत, अब प्रेरणा का XY सिद्धांत। ये सब आपको उसमें एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ना है, प्रशासन में पढ़ना है या व्यावसायिक अध्ययन में। तो ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका नहीं है लेकिन आप जान जाइए XY थ्योरी ये हर्जबर्ग का है और मैकग्रेगर का जो है, मैकग्रेगर का है हाइजीन मोटिवेशन थ्योरी। ठीक है, ये नाम केवल याद कर लीजिए। इसी तरह से अभिप्रेरणा का क्षेत्र सिद्धांत है, कुर्ट लेविन ने प्रतिपादित किया है। ठीक है, अभिप्रेरणा का क्षेत्र सिद्धांत, हर व्यक्ति का एक निर्धारित क्षेत्र होता है, सामाजिक क्षेत्र होता है। ये सब सिद्धांत लर्निंग में भी है। हाँ, लर्निंग में भी है ये सब चीजें। तो क्षेत्र में हर व्यक्ति का एक निर्धारित क्षेत्र, सामाजिक परिवेश होता है और सामाजिक क्षेत्र में जो चीजें होती है वही चीज उस व्यक्ति को प्रेरित करती है। जैसे आपका समाज है, आपके समाज में जो चीजें हैं वही चीजें आपको प्रेरित करेंगी। अब जैसे बिहार का समाज है तो बिहार के समाज में एक विद्यार्थी की ये धारणा होती है कि वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करके उच्च सरकारी पद प्राप्त करे, ये इसकी समाज की मांग होती है। समाज में ऐसे व्यक्ति को सम्मानित दृष्टि से देखा जाता है। तो आप सब विद्यार्थियों का एक ही लक्ष्य होता है कि मेहनत से पढ़ें और पढ़ के एक सम्मानित सरकारी नौकरी प्राप्त करें, शिक्षक बन जाएं, कोई सरकारी सर्विस में आ जाएं। ये है आपके समाज के। तो ये आपके क्षेत्र की, ये आपका जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो आपको प्रेरित करने वाला है, ये आपके क्षेत्र विशेष की प्रेरणा है। ठीक है, लेकिन यही आप पश्चिम के राज्यों में जाइए, गुजरात में जाइए, तो वहाँ एक व्यवसायिक, वहाँ का जो युवा है व्यवसायी बनना पसंद करेगा। उसकी प्रतिष्ठा समाज में एक अच्छे व्यवसायिक के रूप में है, एक उद्यमी के रूप में उसकी प्रतिष्ठा होगी। अगर अच्छा उद्यमी बन जाता है, अच्छा व्यवसायी बन जाता है, तो जैसे आपके समाज में आपको एक सरकारी नौकरी मिलने पे समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, वही प्रतिष्ठा उसको वहाँ एक उद्यमी या व्यवसायी बनने में प्राप्त होती है। तो वहाँ के क्षेत्र की जो सामाजिक स्थिति है, उस सामाजिक क्षेत्र की स्थिति के अनुसार वहाँ वो चीजें उसको प्रेरित करती हैं, आपको ये चीजें प्रेरित करती हैं। ठीक है, तो ये क्षेत्र सिद्धांत जो है वो कुर्ट लेविन का सिद्धांत है। ठीक, तो ये रहा अभिप्रेरणा के कुछ प्रमुख सिद्धांत। अभी तक आपने पढ़ा अभिप्रेरणा क्या है, अभिप्रेरणा के संगठक तत्व क्या है, अभिप्रेरणा के प्रकार क्या है,
और अभिप्रेरणा के प्रमुख सिद्धांत क्या है ये अब आपको बता दिया गया है। ठीक है, इन सब चीजों में अगर आपको कहीं कोई शंका हो या कोई समस्या हो तो आप एक बार पूछ सकते हैं। आपके पास कुछ मैं समय दे रहा हूँ, ठीक है, आप पूछ सकते हैं इतनी चीजें। सर SY का सिद्धांत किसका बोले? XY सिद्धांत जो है वो हर्ज़बर्ग का नाम, हर्ज़बर्ग नाम है। हाँ। ठीक है सर। और कोई? और ये एक क्षेत्र सिद्धांत बताए कुटलेविन का, और दो तो बताए ना अभी। और एक हाइजीन मोटिवेशन मैकग्रेगर। चिंता मत करो, वीडियो रिकॉर्डेड है, अपना दोबारा से देख सकते हो। ठीक है। यस सर। यस सर। और जो है तो और कोई कंफ्यूजन उसके स्टोरी के बारे में, उसके समझ के बारे में तो वो पूछो। अभी सब तो ग्रुप लेविन और ये तो तुम लोग कभी भी जो है तो अगर समझने में दिक्कत है तो वो पूरी बात समझ में आई। पूरी बात समझ में आ गई? अच्छा अच्छा, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या भूमिका निभाती है ये जानते हैं। यही आपकी परीक्षा के लिए भी बहुत ये ज्यादा आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अब तक आपने अभिप्रेरणा क्या है, उसकी संरचना क्या है, उसके प्रकार कितने हैं, उसके सिद्धांत क्या है, ये आप जान लें। ये सब चीजें मनोवैज्ञानिक चीजें थी, मनोविज्ञान से संबंधित थी। अब आपके विषय से संबंधित है सीखने की प्रक्रिया में जो है अभिप्रेरणा का क्या रोल होता है। तो सबसे पहले जब विद्यार्थी विद्यालय आता है या कोई भी हो, कोई जब तक उसके अंदर सीखने की इच्छा नहीं होगी तब तक उसको सिखाया नहीं जा सकता। आप मार के पीट के उसको कोई चीज याद करवा दीजिएगा, लेकिन अगर उसकी अंदर इच्छा नहीं है तो उसको आप सिखा नहीं पाइएगा। थोड़ी देर तो सीख जाएगा मार के डर से, ठीक है, लेकिन क्या होगा, वो बाद में वो सारी चीजें वो भूल जाएगा। तो सीखने की इच्छा, मोटिवेशन क्या करता है, व्यक्ति के अंदर सीखने की इच्छा जागृत करता है। मोटिवेशन के माध्यम से आप सीख सकते हैं। तो सीखने की प्रक्रिया में सीखने की जो इच्छा जागृत होती है वो मोटिवेशन के माध्यम से होती है। तो शिक्षक का पहला दायित्व होता है कि वह अपने विद्यार्थी को या अपने विद्यार्थी के अंदर सीखने की इच्छा जागृत करे। क्योंकि जब सीखने की इच्छा जागृत आप कर दीजिएगा तो बच्चा जो है आसानी से सीख जाएगा। आप नहीं भी पढ़ाइएगा, आप नहीं भी बताइएगा तो वह ज्ञान प्राप्त कर लेगा, वो किसी चीज को जान जाएगा, ठीक है, वो खोजेगा। इसीलिए आपका जो एनसीएफ है 2005, एनसीएफ समझते हैं? एनसीएफ एनसीएफ क्या है? क्या है? अच्छा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू किया गया था सर। ये पाठ्यचर्या की रूपरेखा, ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है। ये समय समय पे एनसीईआरटी का नाम सुने हैं? यस। अच्छा, एनसीईआरटी जो है समय समय पर स्कूल शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा, शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, यह निर्धारित करता है। तो लास्ट बार जो हुआ था वो 2005 में हुआ था, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। जो आज आप लोग स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, पाठ्यक्रम शिक्षा का आज का उद्देश्य क्या है, कैसे पढ़ाया जाए, ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के द्वारा निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो शिक्षा में कहा गया है कि बोझ रहित शिक्षा, ठीक है, बोझ रहित शिक्षा,
और वो बोझ रहित शिक्षा कैसे? व्यक्ति के अंदर इच्छा जागृत करिए, उसको उसके परिवेश से जोड़िए, वो अपने चारों ओर के परिवेश से सीखे। यही नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का ध्येय है। और इस ध्येय की पूर्ति के लिए कहता है कि बच्चों के अंदर पढ़ने की इच्छा जागृत कीजिए। ठीक है, पढ़ाइए मत आप उसके अंदर इच्छा जागृत कर दीजिए कि वो खोजे चीजों को, वो अपने आसपास की चीजों में ढूंढे क्या है क्या नहीं है, और उससे वो सीखे। ठीक है, तो पहले प्रेरणा क्या करता है? सबसे पहले सीखने की इच्छा जागृत करता है। शिक्षक का दायित्व बनता है कि वो अपने विद्यार्थियों में सीखने की इच्छा जागृत करे। और दूसरा है सीखने में आवेष्टन। आवेष्टन माने इन्वॉल्वमेंट। इसके लिए और कोई शब्द है आवेष्टन के अलावा? इन्वॉल्वमेंट। हाँ, सम्मिलित किया जाए शिक्षा में, उसको सम्मिलित समावेशित किया जाए। ठीक है, इच्छा जागृत हो गई, और फिर उसके बाद दूसरी चीज होती है उसको शिक्षा से जोड़ देना, शिक्षा से जोड़े रखना। ठीक है, शिक्षा की इच्छा और शिक्षा से जोड़े रखना, पूरे तरह से वो भाग ना पाए। पहले तो इच्छा जागृत कीजिए और फिर उसके बाद उसको शिक्षा से जोड़े रखिए। और ये कैसे होगा? ये मोटिवेशन के माध्यम से होगा। आप उसको मोटिवेट कीजिए कि वो शिक्षा से जुड़ा रहे। तो पहली चीज है इच्छा, और दूसरी चीज है उसको जोड़ के रखना शिक्षा से, आवेष्टन। तो मोटिवेशन क्या करता है? मोटिवेशन के माध्यम से आप शिक्षक विद्यार्थी को सीखने की इच्छा जागृत करते हैं विद्यार्थी के अंदर, और दूसरा काम करते हैं उसको सीखने की प्रक्रिया से जोड़े रखते हैं। और तीसरा है आकांक्षा का स्तर बढ़ाना। ठीक है, लेवल ऑफ एस्पायरेशन उसको कहा जाता है। आकांक्षा का स्तर उसको बढ़ा देना मोटिवेशन के माध्यम से। ठीक है, उसकी आकांक्षा का स्तर है जो उसको और बढ़ा देना कि और खोजो, आगे बढ़ो और चलो। ठीक है, तो मोटिवेशन क्या करता है? लेवल ऑफ एस्पायरेशन या आकांक्षा के स्तर को बढ़ा देता है। ठीक है, अगला है प्रतियोगिता, कंपटीशन। ठीक है, कंपटीशन को बढ़ा। मोटिवेशन क्या करता है? आपके अंदर कंपटीशन बढ़ा देता है। अब देखिए, दो चीज होती है, स्वस्थ प्रतियोगिता, अस्वस्थ प्रतियोगिता। तो मोटिवेशन का काम है, शिक्षक का काम है कि विद्यार्थी को ऐसा मोटिवेट करे कि उसके अंदर स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न हो। अस्वस्थ प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न होगी तो विद्यार्थी के लिए भी अच्छा होगा और समाज के लिए भी अच्छा होगा। और अस्वस्थ प्रतियोगिता उत्पन्न हुई, जैसे दो विद्यार्थी दौड़ रहे हैं, तो विद्यार्थी के अंदर ये भावना होनी चाहिए कि मैं अपनी क्षमता डेवलप करूं और सामने वाले से आगे निकलूं ना। ये स्वस्थ प्रतियोगिता हो गई। और अगर वो व्यक्ति लंगी मार दे दूसरे को और सोचे मैं उसको गिरा के आगे बढ़ूं, ये हो गया अस्वस्थ प्रतियोगिता। तो मोटिवेशन के माध्यम से विद्यार्थी के अंदर स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना होनी चाहिए। वो अपने प्रतिद्वंदी को पछाड़े, लेकिन कैसे? अपनी क्षमताओं का विकास करके, ना कि प्रतिद्वंदी को हानि पहुंचा के। ठीक है, हिचकी सिनेमा देख लीजिए। हाँ, हिचकी, अच्छा, ओ इसमें है इस चीज, ओ हिचकी में, हाँ, ऐसी तमाम फिल्में बनी हैं जिसमें कंपटीटर जो होता है अपने दोनों तरह का। हाँ। और आजकल आप लोग एक चीज देखे होंगे, वीडियो गेम चलता है रेसिंग वाला, जिसमें तमाम लोग रेस करते हैं। तो उसमें अस्वस्थ प्रतियोगिता सिखाई जाती है, लात से मार देते हैं सामने वाले को दौड़ते दौड़ते। उसमें होता है ना, दौड़ चल रहा था, रेसिंग चल रहा है, सामने वाले को लात से मार के आगे बढ़ गए, तो ये अस्वस्थ प्रतियोगिता हुई। ठीक है, तो अभिप्रेरणा के माध्यम से क्या होता है? सीखने की प्रक्रिया में जो अभिप्रेरणा होनी चाहिए वो स्वस्थ प्रतियोगिता को जन्म दे, अस्वस्थ प्रतियोगिता को जन्म ना दे। अच्छा, तीसरी चीज सफलता का ज्ञान भी होना चाहिए। मोटिवेशन जो होता है वो मोटिवेट कब होगा? जब उसको आप बताइएगा बाबू तुम इतना सीख चुके, ठीक है, इतना तुमको मालूम हो गया, इतना तुमको नहीं मालूम था, अब मालूम हो गया। रिजल्ट हम क्यों बताते हैं बच्चों को? जो बच्चे परीक्षा देते हैं तो परीक्षा देने के बाद वो रिजल्ट देखना चाहते हैं
क्यों देखना चाहते हैं? उससे उनको प्रेरणा मिलती है कि हम इतना सीखे और आगे और इतना सीखना है, अपनी कमी मालूम होती है, तो उससे वो प्रेरित होते हैं। तो सफलता का ज्ञान कराना भी आवश्यक होता है। और दूसरी बात, प्रशंसा, ठीक है, प्रशंसा भी बहुत आवश्यक होता है। अगर कोई व्यक्ति सफलता प्राप्त करे और कोई उसको प्रशंसा ना मिले तो उस सफलता का कोई मूल्य नहीं रह जाता है। जैसे आपके मित्र ना हो, ये कल्पना कीजिए आपके पास कोई ना हो, कोई मित्र ना हो, तो क्या होगा? आप कोई किसी काम में सफल हुए तो आप किसको बताइएगा? अगर आप मित्र को बताते हैं तो मित्र भी प्रसन्न होता है और आपका प्रसन्नता जो होता है वो 2 गुना होता है। आप इसको गणित के सूत्र से a+b का होल स्क्वायर अगर कहिएगा तो a² + b² + 2ab होता है। यानी आप प्रसन्न हुए, आप कोई काम किए, आप प्रसन्न हुए। अकेले हैं तो आप ही प्रसन्न होंगे, a² यानी a × a कीजिएगा तो a² होगा। लेकिन अगर आप प्रसन्न हैं और आप अपने मित्र से अपनी बात रखते हैं तो वो भी प्रसन्न होगा, और 2 लोग प्रसन्न हुए तो समाज को 2ab का फायदा होता है। यानी 2ab होता है, वह समाज को जाता है, एक प्रसन्नचित्त समाज का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ जो प्रशंसा होती है, किसी प्रशंसा भी जो है वो प्रेरणा का काम करती है। तो प्रेरणा के माध्यम से व्यक्ति, प्रशंसा के माध्यम से व्यक्ति अभिप्रेरित होता है। ठीक है, और अगला है सीखने की प्रक्रिया में हम अभिप्रेरणा का क्या रोल है यही बता रहे हैं। अब निंदा भी एक निगेटिव मोटिव है। निंदा जो होती है वह ऋणात्मक अभिप्रेरक है। ऋणात्मक अभिप्रेरक क्या है? आप किसी व्यक्ति को निंदा करते हैं तो वह व्यक्ति सोचता है कि मैं ये काम, जिस काम के लिए आप निंदा करेंगे उसके विषय में वो सोचेगा कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? अगर ये निंदा ना हो तो व्यक्ति निरंकुश हो जाएगा। वो जो काम करेगा उसमें सोचेगा मैं ही अच्छा हूँ, मैं ठीक कर रहा हूँ। ठीक है, तो व्यक्ति की निंदा भी होनी चाहिए, और निंदा एक संतुलित निंदा होनी चाहिए, रचनात्मक निंदा होनी चाहिए। ऐसी निंदा नहीं होनी चाहिए कि व्यक्ति आत्मघाती कदम उठाने के लिए बाध्य हो जाए। ठीक है, सुशांत सिंह इसका सबसे अच्छा उदाहरण है इस समय करंट में। ठीक है, उसके बाद पुरस्कार की बात आती है। शिक्षा में पुरस्कार और निंदा का बड़ा महत्व है, निंदा या दंड का बड़ा महत्व है। ठीक है, तो पुरस्कार, अगर कोई व्यक्ति काम करे, अच्छा काम करे, तो अगर हम उसको पुरस्कृत करते हैं तो वह उससे अभिप्रेरित होता है। यानी किसी कोई काम अच्छा किया तो उसको हम अगर पुरस्कृत करेंगे तो वह अभिप्रेरित होगा, और वह अप्रेरित होगा तो उसके आसपास के लोग भी अप्रेरित होंगे। वो भी सोचेंगे कि हम अगर अच्छा काम करेंगे तो हमको पुरस्कृत किया जाएगा। तो पुरस्कार की प्रत्याशा में बहुत सारे लोग अच्छे काम करते हैं और पुरस्कार दिया जाना चाहिए, लेकिन पुरस्कार जो दिया जाना चाहिए वो काम की बहुत ज्यादा भौतिक पुरस्कार नहीं होना चाहिए। यानी बहुत सारा पैसा या रिवार्ड इस टाइप का नहीं, प्रतीकात्मक पुरस्कार होने चाहिए। आगे मैं आपको बताऊंगा पुरस्कार और दंड का महत्व शिक्षा में। ठीक है, तो इसमें ये चीजें हो गई, पुरस्कार भी आवश्यक है, इसके साथ दंड भी जरूरी है। अगर दंड वो जो है वो भी निषेधात्मक अभिप्रेरक है। कोई दंड जो होता है वो शारीरिक होता है, मानसिक होता है, आर्थिक होता है, वैधानिक होता है। ठीक है, तो दंड भी अभिप्रेरणा का काम करता है, लेकिन वो ऋणात्मक अभिप्रेरणा होता है। ऋणात्मक मतलब किसी चीज को करने से रोकना। ठीक है, शारीरिक दंड दिए, कोई व्यक्ति कोई व्यवहार किया, वो व्यवहार उसका समाज के सम्मत नहीं है, अनुचित है, तो उसके लिए आप शारीरिक दंड देते हैं। लेकिन शिक्षा में जो है शारीरिक दंड का प्रतिषेध किया गया है, शारीरिक दंड से रोक है। जब आपका जो RTE समझ रहे हैं, RTE 2009 क्या है? राइट टू एजुकेशन। हाँ, राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ था?
कब 10 लागू हुआ? हाँ 1 अप्रैल 2010 से। में सर, झारखंड में। वेरी गुड वेरी गुड। 1 अप्रैल 2010 1 से अप्रैल 2010। तो जो आरटीई है वो शारीरिक दंड को एकदम प्रतिबंधित करती है, यानी स्कूल शिक्षा से छड़ी को हटा देती है। छड़ी समझ रहे हैं ना? छड़ी से दंड देना, मुर्गा बनाना, इस सारे दंडों को आरटीई के माध्यम से, जो आरटीई एक्ट बना है उससे शिक्षा से शारीरिक दंड की प्रक्रिया को बाहर निकाल, दंडनीय अपराध बना दिया। इसलिए जब अभी आप शिक्षक बनिएगा तो दंड का प्रयोग मत कीजिएगा, ठीक है? मास्टर मैंने बच्चों को पीटिएगा, मारिएगा तो जेल जाना पड़ेगा, ये प्रावधान है। लेकिन इसको जब से दंडित बनाया गया तब से विद्यार्थियों में उद्दंडता बढ़ गई है, ऐसा तमाम शिक्षक मानते हैं, ठीक है? Spare the rod and spoil the हाँ, child. spoil the child हो यस गया। सर। कुछ शिक्षक मांग कर रहे हैं कि जैसे अभी एक मांग पूरी हुई है कि विद्यार्थियों को फेल ना किया जाए, 3 से लेके 8वीं तक के विद्यार्थियों को फेल ना किया जाए। अब तक ये सिद्धांत लागू था, लेकिन अब लागू हो गया कि कक्षा 3 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को फेल भी किया जाए। अगर उनकी अधिगम उपलब्धि पर्याप्त नहीं हो, आगे कक्षा उन्नत के लिए उनकी अधिगम उपलब्धि कम है, तो उनको अवसर दिया जाए कि वो और सीखें और तब जाके वो अगली कक्षा में जाएं। इसलिए फेल करने के सिद्धांत को अपनाया जा रहा है, लेकिन शारीरिक दंड वाला जो सिद्धांत है वो हटा दिया गया है। बहुत जगह ऐसा हुआ कि बच्चों को शिक्षक ने मार दिया, बच्चे की जान चली गई। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको प्रतिबंधित किया और बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरटीई एक्ट में 2009 में जो बना उसको एकदम से दंडनीय अपराध बना दिया। इसलिए आप अपने विद्यार्थी को मार और पीट नहीं सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा प्रतिष्ठा यानी प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो प्रतिष्ठा प्राप्त करे, यानी प्रतिष्ठा के वशीभूत होके भी व्यक्ति काम करता है, वो भी उसको अप्रेरित करता है। तो सीखने की प्रक्रिया में हम आप इतना सीखें, क्या सीखें? मोटिवेशन का क्या रोल है? वो सीखने की इच्छा जगाता है, सीखने की प्रक्रिया में जोड़े रखता है, आकांक्षा के स्तर को बढ़ाता है, प्रतियोगिता की भावना बढ़ाता है, सफलता का ज्ञान कराता है, प्रशंसा, निंदा, दंड, पुरस्कार, ये सब चीजें जो है और प्रतिष्ठा, ये सब चीजें जो है सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा, इन सब चीजों में शामिल हो, यानी प्रेरणा का जो तत्व है इन सब चीजों के द्वारा शामिल किया जाता है सीखने की प्रक्रिया में। अब 2 चीज महत्वपूर्ण है, पुरस्कार और दंड, ठीक है? शिक्षा की प्रक्रिया में आप देखे होंगे, प्रारंभ से आप पढ़े लिखे होंगे, तो पढ़ाई लिखाई के दौरान जब आप कोई अच्छा काम करते हैं, अच्छा काम किए होंगे, तो आपको विशेष अवसरों पे पुरस्कार दिया जाता रहा होगा। जो कक्षा में साफ करता रहा होगा, पेन कॉपी देके टीचर उसको पुरस्कृत करते थे। या कोई गलत काम किया, अधिगम उपलब्धि नहीं हुई, तो पहले के जमाने में दंड दिया जाता था, ठीक है? तो शिक्षा की प्रक्रिया में पुरस्कार और दंड का बहुत ही महत्व है, ठीक है? तो पुरस्कार जो होता है वांछित कार्य को करने के लिए और सुखद अनुभूति के लिए आवश्यक होता है। यानी कोई विद्यार्थी आपके, यानी वांछित कार्य का मतलब जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, जो शिक्षा के उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति की दिशा में कोई विद्यार्थी जब अच्छा काम करता है तो उसको हम क्या देते हैं? पुरस्कार देते हैं, ठीक है? या कोई किसी विद्यार्थी का कार्यकलाप जब सुख की अनुभूति कराता है, एक विद्यार्थी, एक अध्यापक के सुख की अनुभूति कैसे होगी? तो उसके विद्यार्थी अच्छा काम करे, अच्छी उपलब्धि प्राप्त करें, तो यह टीचर के लिए एक सुखानुभूति होगी, ठीक है? आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपके लिए यह सुखद बात होगी कि आपका विद्यार्थी, आपका पढ़ाया हुआ विद्यार्थी अच्छा करे, आईएएस बन जाए, कोई अच्छी उपलब्धि प्राप्त करे,
तो यह आपके लिए पुरस्कार है। और आप विद्यार्थी को क्या करेंगे, आप उसको पुरस्कृत करेंगे। ठीक है, आपके लिए तो पुरस्कार हो गया कि आपका पढ़ाया बच्चा अच्छा निकल गया, और आप क्या करेंगे, जो अच्छा किया विद्यार्थी उसको पुरस्कृत करेंगे। ठीक है, तो पुरस्कार का शिक्षा की प्रक्रिया में बड़ा महत्व है। बच्चों को छोटा छोटा इंसेंटिव अगर देंगे, पुरस्कृत करेंगे, तो सीखने की प्रक्रिया में अधिक उत्साहित होकर जुड़ेगा, अधिक प्रेरित होकर जुड़ेगा। इसलिए मोटिवेशन दिया जाता है पुरस्कार के माध्यम से। ठीक है, पुरस्कार देने के फायदे क्या हैं? सर ऐसा भी है कि स्टूडेंट को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन, ये पुरस्कार भी देने के लिए मना किया गया है ना ये सर? अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ पुरस्कार देने का फायदे क्या है। अब आपको बताऊंगा कैसे दिया जाए, घाटा क्या है, नुकसान क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये तो हो गया फायदा। अगर पुरस्कार दीजिएगा तो जो विद्यार्थी पुरस्कार पाएगा वो अभिप्रेरित होगा, और जो नहीं पाया है, ठीक है, वो सोचेगा कि मैं और मेहनत करूं तो मुझे मिलेगा। ठीक है, तो ये तो पुरस्कार के फायदे हुए, तो प्रेरित होगा। हाँ, स्टूडेंट ऑफ द ईयर हुआ तो अन्य विद्यार्थी भी प्रेरित होंगे कि हम अगला मेहनत करें कि हमको भी पुरस्कार मिले। ये तो अच्छी बातें हो गई, लेकिन इसके दोष भी हैं। दोष क्या है? अगर टीचर अपने ट्यूशन पढ़ने वाले विद्यार्थी को पुरस्कृत किया, या अपने बच्चे को पुरस्कार दिया, या किसी खास रिश्तेदार के बच्चे को, मित्र के बच्चे को पुरस्कार दे रहा है, यानी पक्षपात पूर्ण तरीके से पुरस्कार देगा, तो उसका गलत प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, दूसरा, पुरस्कार कार्य के अनुपात में दिया जाना चाहिए। जिस अनुपात में कार्य हो उस अनुपात में पुरस्कार दिया जाना चाहिए। और पुरस्कार कई तरह का होता है, जैसे भौतिक पुरस्कार दिया, सामाजिक पुरस्कार दिया, प्रतिष्ठा उसको दिया, प्रशंसा किया, ये सब भी पुरस्कार है। उसके काम को पहचान दिलाना, ये भी पुरस्कार है। अब भौतिक में कोई मेडल दे दिया, पैसा दे दिया, छात्रवृत्ति दे दिया, ठीक है, कोई साइकिल बांट दे दिया, ये सब भौतिक पुरस्कार है। तो कहा गया है प्रतीकात्मक पुरस्कार दिया जाना चाहिए। ठीक है, अब पुरस्कार कार्य के अनुपात में दिया जाना चाहिए। और पुरस्कार दो तरह से दिया जाता है, एक सामूहिक और एक व्यक्तिगत। तो शिक्षा की प्रक्रिया में सामूहिक पुरस्कार देने चाहिए। क्यों देना चाहिए? इससे एक समूह प्रभावित होता है और दूसरा समूह प्रेरित होता है। और एक व्यक्ति को देंगे तो पता लगेगा कि आपके क्लास में कोई एक बच्चा है, तेज बच्चा है, तो हर साल वही पुरस्कार ले जाएगा। शेष बच्चे कहेंगे मैं तो कमजोर हूँ, वही पढ़े वही लिखे, वही पुरस्कार ले जाए, और वो शेष बच्चे आपके इसीलिए तो सेमिनार वगैरह किया जाता है, ताकि हाँ, एक ग्रुप में अगर आप दीजिएगा तो उस ग्रुप में क्या होगा, तेज बच्चे भी होंगे, कुछ कमजोर बच्चे भी होंगे। ठीक है, तो जो तेज बच्चा होगा वो भी पुरस्कार का फायदा पाएगा, जो कमजोर होगा कि वो सोचेगा कि मैं और मेहनत करूं ताकि ग्रुप और अगली बार और फिर से पुरस्कार पाए। तो इसीलिए शिक्षाविद कहते हैं कि समूह में पुरस्कार दिया जाना चाहिए। ठीक है, और व्यक्तिगत पुरस्कार बहुत कम अवसर पे दिया जाना चाहिए। ये हो गया पुरस्कार। ठीक है, हाँ, बहुत ज्यादा अगर पुरस्कार दीजिएगा तो उससे क्या होगा, उसके अंदर अभिमान जग जाएगा कि मैं तो सबसे तेज बच्चा हूँ, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये सब भावना उत्पन्न होती है। इससे भी बचना चाहिए। तो पुरस्कार जो है वो समानुपातिक होना चाहिए, कार्य के तुलना में दिया जाना चाहिए और ग्रुप में दिया जाना चाहिए। ठीक है, और पक्षपात रहित होकर दिया जाना चाहिए। अब आया दंड। दंड जो है शुरू से ही पहले मुर्गा बना दिया जाता था, बच्चों को छड़ी से पीटा जाता था। मेरे पिताजी को मेरे बाबा जी जो दंड देते थे, मुर्गा बना देते थे और पीठ पे सिल रख देते थे। और जब तक मेरे पिताजी सही सॉल्व नहीं कर देते क्वेश्चन, तब तक उसी अवस्था में उनको रखे रहते थे। ठीक है, मैं भी मुर्गा कई बार मुझे भी बनाया गया है घर पे। तो
आज आपके सामने जो दंड का प्रावधान है, शारीरिक दंड का प्रतिषेध कर दिया गया है RT एक्ट के द्वारा। दंड से क्या है, दंड में क्या है, अवांछित, ठीक है, अवांछित जो क्रियाएं हैं उनको रोकना, दुखद जो स्थिति है उससे बचाना, ये दंड का उद्देश्य है। बच्चे के अवांछित कार्य व्यवहार को रोकना, दुखद स्थिति से रोकना, यही दंड का प्रावधान है। नुकसान से बचाना, ये दंड का उद्देश्य है। लेकिन दंड जो होता है वो शारीरिक होता है, मानसिक दंड होता है, ठीक है, सामाजिक दंड होता है, आर्थिक दंड होता है। अब शारीरिक दंड में हो गया मुर्गा बना दीजिए, पीट दीजिए, जो अब एकदम प्रतिबंधित है, आप शारीरिक दंड नहीं दे सकते हैं। दूसरा हो गया मानसिक दंड। मानसिक दंड में क्या है, बच्चे को कहिए कि चलो आप 2 पेज और लिखो, जो गलती की हो तब तक लिखो जब तक सुधर न जाए, ठीक है, ये मानसिक दंड हुआ। अधिक काम दे दीजिए, ये मानसिक दंड हो गया। आर्थिक दंड हो गया, आर्थिक दंड में कोई नुकसान किया है, तोड़ फोड़ किया है, उसकी भरपाई उसके अभिभावकों से आर्थिक दंड के माध्यम से करवाया जाता है। लेकिन यह भी थोड़ा अच्छा नहीं होता है, ये दंड भी अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि कभी कभी स्कूल वाले विद्यार्थी के माता पिता को बाध्य करते हैं कि आपका विद्यार्थी ये तोड़ दिया, जबकि वास्तव में उतना थोड़ा नुकसान नहीं किए रहता है, लेकिन उसको बाध्य कर देते हैं कि वो दंड, अर्थदंड चुकाए। होना ही नहीं, तो होना ही नहीं चाहिए, कम होना चाहिए, ताकि बच्चा प्रतीकात्मक हो कि आपने तोड़ दिया तो 5 रुपया आपको दंड आपको देना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी पूरी भरपाई किया जाए, ठीक है। ये हो गया। सामाजिक दंड में उसको, बच्चे को क्लास से अलग कर दीजिए, मेज पे खड़ा कर देना, ये सब सामाजिक दंड के अंतर्गत आते हैं।